हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में एक नया वीडियो लेके आया हूँ और जिसका शीर्षक है द मुग़ल पॉलिटी, मतलब मुग़ल कालीन राज्य व्यवस्था। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि जब हम मुग़ल पॉलिटी बोलते हैं तो इसका मतलब दो होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन ही मुग़ल किसी भी पॉलिटी का निर्माण करता है, राज्य व्यवस्था का निर्माण करता है। और क्या है? पहला है द थ्योरी ऑफ किंगशिप और दूसरा है द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। दोनों को मिलाकर के पॉलिटी का निर्माण होता है। अभी तक मैंने आपके सामने में मगध के पॉलिटी के बारे में बताया था, वैदिक पीरियड के समय में जो राज्य व्यवस्था थी उसके बारे में बताया था, मौर्जन पॉलिटी, गुप्ता पॉलिटी, राजपूत पॉलिटी और सल्तनत पॉलिटी के बारे में बताया। अब इसी सीरीज में मैं आपको मुग़ल पॉलिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद में मैं दो और वीडियो बनाऊंगा और पहला रहेगा 1757 से लेकर के 1857 तक जो पीरियड है ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो कंपनी गवर्नमेंट का पॉलिटी रहेगा। और उसके बाद 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट का पॉलिटी रहेगा। तो इस तरह से हम 1947 तक इसको कवर करेंगे। इसके बाद में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसमें कि हम देखेंगे कि उस समय की राज्य व्यवस्था क्या थी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में अभी तक जो हमारे स्क्रिप्ट हैं उसको डिसाइफर या हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो जो भी हमारे पास मटेरियल उपलब्ध है इंडस वैली सिविलाइजेशन या जिसको हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं, तो वो सभी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर आधारित हैं। तो सबसे मैं लास्ट में उस चैप्टर से संबंधित वीडियो बनाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे टॉपिक यूपीएससी और विभिन्न स्टेटों के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी लाभदायक बेनिफिशियल होगा। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं मुग़ल पॉलिटी के बारे में कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स माने विशेषता क्या था। जैसा कि आप जानते हैं कि 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद नॉर्दर्न इंडिया में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और मुग़ल साम्राज्य या मुग़ल डायनेस्टी 1857 तक चला, जब कंपनी गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मुग़ल डायनेस्टी को समाप्त कर दिया था और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को बर्मा, मतलब आज के म्यांमार के कैपिटल रंगून में एग्जाइल में भेज दिया था और जहां पर उनकी मृत्यु हुई थी। तो इस तरह से मुग़ल वंश समाप्त हो गया था। लेकिन मुग़ल वंश करीब 100 वर्ष पहले ही समाप्त हो गया था और लगभग हम उसको डाउनफॉल और डिक्लाइन 1720 ईस्वी से ही मान सकते हैं, जो अंतिम तौर पर नादिर शाह के 1739 में आक्रमण करने के बाद मुग़ल साम्राज्य पूरी तरह से बिखर गया और उसकी सत्ता बहुत कम क्षेत्रों में सीमित रह गई थी। तो आइए दोस्तों, मुग़ल पॉलिटी मतलब मुग़ल कालीन राज्य व्यवस्था क्या थी, इसके क्या विशेषताएं थी, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरी ऑफ किंगशिप पर बात करेंगे। व्हाट इज दिस थ्योरी ऑफ किंगशिप? तो इसके बारे में जो हमें जानकारी है और वो ये है कि जो अकबर के समय में जो उनके इतिहासकार बायोग्राफर अबुल फजल, उससे हमें जानकारी मिलती है किंगशिप थ्योरी के बारे में।
और वो किंगशिप थ्योरी क्या है? डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप। और अबुल फजल के मुताबिक रॉयल्टी इज द हाईएस्ट डिग्निटी इन द आइज ऑफ गॉड एंड इज ए लाइट दैट इमनेट्स फ्रॉम हिम। दिस लाइट क्रिएट्स पैटर्नल लव फॉर हिज सब्जेक्ट्स। ए ट्रू किंग uses the instrument of state for the welfare of his subject. All actions of king are divine and therefore to be accepted by the people without the questions. अबुल फजल का कहना है कि जो रॉयल्टी है, जो ईश्वर के समक्ष राज्य शासन या राज्य व्यवस्था का सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा होता है, यदि रॉयल्टी का हम हिंदी में रूपांतर करेंगे। और जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो प्रकाश है, द लाइट, वह राजा में, माने किंग में एक पैटर्नल लव, इसको आत्मिक सद्भावना या प्यार कह सकते हैं, पैदा करता है। और अबुल फजल का यह भी कहना है कि किंग दो प्रकार के होते हैं, पहला ट्रू किंग और दूसरा फॉल्स किंग। अबुल फजल का कहना है कि ट्रू किंग और फॉल्स किंग दोनों के पास में इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट एक ही होते हैं, जैसे कि आर्मी, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस, लेकिन एक ट्रू किंग जो होता है, जो एक सच्चा बादशाह होता है, वो इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट को या इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट को जनता की भलाई के लिए काम करता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपुल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल। तो ये अबुल फजल का कहना है। और अबुल फजल ने यह भी कहा है कि जो ट्रू किंग है, उसके जो भी कार्य हैं उसको किसी के द्वारा चैलेंज नहीं किया जा सकता है, क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। मतलब ये आम नागरिकों का ये कर्तव्य है, जनता का यह कर्तव्य है कि वह राजा के द्वारा या बादशाह के द्वारा लिए गए निर्णय पर किसी प्रकार का उंगली ना उठाए। तो इस तरह से अबू फजल जो अकबर के बायोग्राफर थे, उन्होंने किंगशिप थ्योरी, मतलब मुगल थ्योरी ऑफ किंगशिप को एक फिलॉसफिकल बेस प्रदान किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिस तरह से हिंदू राजाओं के समय में जो डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप जो शुरू हुआ था, खास करके गुप्ता पीरियड से शुरू हुआ था, और इसकी शुरुआत कुषाण और खास करके कनिष्क के पीरियड से हुआ था, डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। और उन्होंने चाइनीज इम्परेयर से इस थ्योरी को बोरो किया था। तो जैसे कि चाइना में जो इम्परेयर होता है उसको सन गॉड का अवतार, इनकारनेशन ऑफ सन गॉड ऑन द अर्थ बोला जाता है। तो उसी से प्रेरित होकर के सबसे पहले कुषाण और उनके राजा कनिष्क ने डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप इजाद किया था हिंदुस्तान में, और बाद में गुप्ता किंग्स ने या इम्परेयर ने उसको फॉलो किया था। और उसके बाद जो राजपूत राजा हिंदुस्तान में आए, उन्होंने भी इसको फॉलो किया, उसको एक्सेप्ट किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि द थ्योरी ऑफ किंगशिप बाय द मुगल्स आर जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द हिंदू थ्योरी ऑफ किंगशिप।
इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि जो बादशाह है उसका पोजीशन इतना ज़्यादा हाई हो गया जनता के सामने में कि जो उसके मातहत जो नॉबल्स हैं, जो मिलिट्री कमांडर हैं, वो कभी राजा के साथ में अपने आप को या बादशाह के साथ में अपने आप को इक्वेट नहीं कर सकते हैं, अपने बराबरी पर अपने आप को नहीं ला सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो अफगान थ्योरी ऑफ किंगशिप था उसमें क्या पाया था? ए कन्फेडरेसी ऑफ नॉबल्स हेडेड बाय सुल्तान, और इसको इजाद किया था बहलोल लोदी ने, जो लोदी डायनेस्टी का संस्थापक था। इसमें जो उस समय के जो इतिहासकार बताते हैं कि बहलोल लोदी अपने नॉबल्स के घर जाता था, उनके साथ खाना खाता था, और उनका अगर कोई प्रॉब्लम होता था तो उस प्रॉब्लम में वो शरीक होता था, गार्ड्स वगैरह कुछ साथ में नहीं रखता था, और एक दूसरे को बराबर इक्वालिटी का दर्जा दिया जाता था। और इवन जो सेना थे, जो नॉबल्स के सेना थे, वो उनके अपने होते थे। तो इस तरह से जो अफगान थ्योरी ऑफ किंगशिप था वो एक इगैलिटेरियन बेस था, इगैलिटेरियन बेसिस ऑफ किंगशिप। तो कोई भी अफगान सरदार अपने आप को सुल्तान से कम नहीं मानता था, और वो समझता था कि सुल्तान का जो दर्जा है वो प्राइमस इंटर पेयर्स है, मतलब पर फोकस करते रहना जब हम लिखते हैं तो। इसका मतलब होता है फर्स्ट एमॉन्ग इक्वल, फर्स्ट एमॉन्ग इक्वल्स। यही सिस्टम राजपूतों में भी था, क्योंकि राजपूतों में क्लान सिस्टम प्रभावी था, और जितने भी इम्पोर्टेंट पोस्ट होते थे राजपूत पीरियड में वो सभी उनके जो राजा के क्लान होते थे, मैक्सिमम उसी क्लान के सदस्यों को उन पोस्टों पर बैठाया जाता था। लैंड ग्रांट्स भी उन्हीं क्लान मेंबर को या नॉबल्स को दिया जाता था। तो इससे उनमें ये भावना बलवती हो गया कि मैं राजा से कम नहीं हूं, और जो जिस पावर में आज राजा है, कल के दिन मैं उस पावर को छीन सकता हूं। मैंने गद्दी पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि इनकम्बेंट राजा का है, जो वर्तमान में राजा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि राजपूत पीरियड में आपस में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहे, और यही कारण था उनके डिफीट होने का। और जो 1192 ईस्वी में जो सेकंड बैटल ऑफ तराई में जो युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, उसमें जो डिफीट का एक मेजर कारण था कि राजपूतों में एका नहीं होना, यूनिटी ऑफ कमांड का गायब हो जाना। दैट वाज द रीजन फॉर द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। और यहां भी हम देखते हैं कि जब 1526 में
जब युद्ध हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, उसमें इब्राहिम लोदी जो कि एक अफगान सरदार था और बहलोल लोदी का ग्रैंड सन था, तो वहां भी हम देखते हैं कि अफगान थ्योरी ऑफ किंगशिप में प्राइमस इंटर पेयर्स माने फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स बादशाह को या सुल्तान को माना जाता था, और वहां भी यूनिटी ऑफ कमांड की भारी कमी थी, और जिसके कारण से मात्र 12,000 की सेना लेकर के बाबर आया था, और जबकि 1 से 1.5 लाख फौज इब्राहिम लोदी के पास में था, और इस 12,000 सेना ने इतनी बड़ी फौज को हरा दिया। और उसके अन्य और भी कारण हैं, जैसे मॉन्टर आर्चर्स है या यूज ऑफ गन पाउडर है, मल्टीपल बैरल ऑफ गन्स सपोर्टेड बाय गन पाउडर का इस्तेमाल करना भी इसका मुख्य कारण है, जहां पर कि अफगान सरदार उसका तोड़ नहीं पा सके। लेकिन जो मेन फैक्टर था वो था लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड अमॉन्ग अफगान सरदार्स हेडेड बाय इब्राहिम लोदी। और लेकिन हम यहां पर जो देखते हैं कि मुगल थ्योरी ऑफ किंगशिप में क्या है कि राजा बहुत हाई पेडेस्टल पर है, बहुत हाई स्टेल पर राजा है, और इसके बहुत नीचे नोबल्स है या मिलिट्री कमांडर है। माने राजा के नजदीक में तो फटक भी नहीं सकता है, माने दे वेर टू मच सबसर्विएंट टू द इम्प्रेरर, मुगल इम्प्रेरर। तो इस कारण से यहां पर हम देखते हैं कि जब मुगलों का यहां पर शासन हुआ, बाबर ने यहां पर सत्ता जमाई, तो सबसे पहले उसे चार युद्ध लड़ने पड़े। पहला तो बैटल ऑफ पानीपत था, (1526) जो अगेंस्ट इब्राहिम लोदी। सेकंड बैटल था बैटल ऑफ खानवा अगेंस्ट राणा सांगा। मैंने ग्रैंडफादर ऑफ महाराणा प्रताप। और तीसरा था बैटल ऑफ, ये लड़ा गया था बैटल ऑफ खनवा 1527 में, और बैटल ऑफ चंदेरी अगेंस्ट राजपूत किंग राय। और चौथा जो था, चौथा बैटल ऑफ घग्गर अगेंस्ट अफगान्स इन ईस्टर्न इंडिया। ये बैटल लड़ाई हुआ था 1529 में, और मेदिनी राय के खिलाफ लड़ाई हुआ था 1528 में। इन चारों युद्ध में बाबर ने जिहाद का सहारा लिया, और उन्होंने हिंदू को उन्होंने काफिर बोला, और अपने फोर्स को, अपने फौज को उत्साहित करने के लिए ही टुक द रिकॉर्ड्स ऑफ जिहाद। दोस्तों, यहां मैं बताना चाहता हूं कि ये वर्ड जो जिहाद है वो बहुत ज़्यादा इसको मिस इंटरप्रिट किया गया है। पिछले हजार वर्ष से जब मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, तो उन्होंने जिहाद वर्ड जरूर कहा था, लेकिन जिहाद का माने दूसरा था। उस समय में जिहाद का माने था डिफेंसिव,
उस समय में जिहाद का जो अर्थ था वो था, जो मोहम्मद साहब ने दिया था, वो था कि डिफेंसिव अप्रोच। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इस्लाम का उदय हुआ तो उस समय में चारों तरफ से जो मुस्लिम इस्लामिक राज्य था वो दुश्मनों से घिरा हुआ था। जो आप देखते हैं कि क्रिश्चियंस, ज्यूज। तो दोस्तों, जिस समय में इस्लाम का उदय हुआ था और एक इस्लामिक राज्य की स्थापना मोहम्मद साहब के द्वारा की गई थी जिसकी राजधानी मदीना थी, उस समय में इस्लामिक राज्य बहुत सारे दुश्मनों से घिरा हुआ था। जो एक तरफ बाइजेंटाइन एम्पायर था और दूसरी तरफ उसमें रहने वाले क्रिश्चियंस, ज्यूज, और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो दुश्मन था वो था अमीर्स ऑफ मक्का। और ये पैगन थे, बुत परस्त थे। और चूंकि वहां पर पहले ही से जो लोग ब्लैक स्टोन को पूजा करते थे इस्लाम के उदय से पहले ही से, तो जो मक्का का अमीर था वो बहुत ज़्यादा उससे लाभान्वित होता था, उससे बहुत ज़्यादा कर मिलते थे। तो इस कारण से वो इस्लाम के धुर विरोधी था। बाद में मक्का के अमीरों को हराने के बाद में इस ईस्वी में, बाद में 630 ईस्वी में मक्का के अमीर को हराने के बाद मोहम्मद साहब ने उनके साथ समझौता किया था और उसमें जो मुसलमानों के लिए जो उन्होंने 5 महत्वपूर्ण ड्यूटीज बताए थे, उसमें एक ड्यूटी ये भी था कि प्रत्येक मुसलमान अपने जीवन काल में एक बार हज करने के लिए जाएगा, मक्का जाएगा। और काला पत्थर जो वहाँ पर जो ब्लैक स्टोन है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो देवदूत के द्वारा आसमान से ज़मीन पर गिराया गया है, तो उसकी जरूर पूजा करने के लिए जाएगा, इबादत करने के लिए जाएगा। ये कंप्रोमाइज फार्मूला था। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि जो जिहाद का नारा जो उस समय में मोहम्मद साहब ने दिया था वो पूरी तरह से एक डिफेंसिव अप्रोच था। वो अपने एक नए राज्य व्यवस्था को बचाने के लिए उन्होंने जिहाद का नारा दिया था, कि जिसका मतलब ये था कि अगर आप पर कोई आक्रमण करता है तो आप भी दुगुने ताकत से आप अपने डिफेंस में, बचाव में आप ऊपर अटैक या आक्रमण कर सकते हो। इसके बारे में आप डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहें तो मैंने अपना आर्टिकल रैंडम एसेस के तहत में, पेज के तहत में एक आर्टिकल लिखा है कि वाई मुस्लिम्स आर बैकवर्ड्स, कि मुस्लिम लोग अभी भी पिछड़े क्यों हैं। इसका एक आर्टिकल लिखा है जिसमें मैंने जिहाद के बारे में और मुस्लिम के जो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए इसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने लिखा है, तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो पेज का नाम है रैंडम एसेस। तो दोस्तों चलते हैं। तो इस तरह से जो प्रारंभिक अवस्था में बाबर और हुमायूं के द्वारा उन्होंने रिलीजन का उपयोग अपनी जीत के लिए, मिलिट्री विक्ट्री के लिए किया। और हमें यह भी जानकारी है कि जब बहादुर शाह गुजरात का, उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था, चित्तौड़ किले को घेर लिया था, सीज कर लिया था, और उस समय में वहाँ पर महारानी दुर्गा कर्णावती ने हुमायूं से सहायता मांगी थी, लेकिन वो सहायता हुमायूं ने इस बात के लिए इनकार कर दिया कि एक काफिर की मदद एक मुसलमान नहीं कर सकता है। मतलब एक मुसलमान के खिलाफ जाकर के एक काफिर की मदद करना धर्मोचित नहीं है, और इसका खामियाजा उनको बहुत
भुगतना भी पड़ा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहला जो हमारा पॉइंट है कि डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, और इस थ्योरी के कारण जो अबू फजल ने, जो इतिहासकार अबू फजल ने इसकी व्याख्या किया है, इसने मुगल एम्परर को हाई पेडेस्टल पर रखा और जो दूसरे जो नॉबल्स थे, मिलिट्री कमांडर्स थे या आम जनता थे, उनको उनसे बहुत नीचे रखा। तो इस कारण से कोई भी नॉबल्स या मिलिट्री कमांडर्स या कोई अन्य ऑटोनोमस हिंदू राज्य के राजा उनको चैलेंज नहीं कर सकते थे। तो ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा है कि मुगलों ने, खास करके जहांगीर ने, बादशाह गाजी का टाइटल लिया था। जब उनका कोरोनेशन हुआ था तो उन्होंने बादशाह गाजी का टाइटल इख्तियार किया था। इसका मतलब क्या होता है? ये एक ससानियन एम्पायर का लिगेसी है। बाद में इसको ईरान के, जिसको पहले पर्सिया बोला जाता था, वहां के बादशाहों ने इस पदवी को धारण किया और जहांगीर ने भी इस पदवी को धारण किया। इसका बेसिक अर्थ क्या होता है? पैड मतलब होता है स्टेबिलिटी, माने अस्थायित्व, अस्थायित्व। और शाह मतलब होता है लॉर्ड। मतलब कहने का अर्थ यह है कि बादशाह जो होगा, जो बाद में अपभ्रंश होकर के बादशाह हो गया है, जो बादशाह है, बादशाह गाजी, तो उसका मतलब यह है कि जो बादशाह होगा वो उसके रिजिम में जो राजकाज है या जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो अस्थायी रहेगा। मतलब अस्थायित्व होना जरूरी है, अदरवाइज लॉलेसनेस हो जाएगा, एनार्की फैल जाएगा और जो जनता के जीवन है वो दुभर हो जाएंगे। तो इस चीज़ को भी अबू फजल रेखांकित करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बादशाह पदवी को जो धारण जहांगीर और उसके बाद के बादशाहों ने किया, तो उसका मतलब ये था कि ऐसा बादशाह जो जनता के सुख दुख या न्याय के लिए काम करेगा, अस्थायित्व प्रदान करेगा और जिससे कि ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा होगा, लोगों के जीवन में उन्नति होगा। तो ये सब जो फैक्टर है, वो सब चीज़, वो सभी पॉइंट्स बादशाह टाइटल में शामिल है, जिसका अपभ्रंश होकर के बाद में बादशाह हो गया है। दोस्तों, इसके बाद में हम देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वह है सीवरेंस ऑफ कनेक्शन फ्रॉम कैलिफट। जो खिलाफत, आप जानते हैं कि खिलाफत पहले खिलाफत मतलब क्या होता है? जिसमें कि टेम्पोरल और प्लस रिलीजियस पावर सम्मिलित होता है। टेम्पोरल मतलब सेकुलर कार्य या शासकीय काम, जो रोजमर्रा के जीवन से संबंधित काम है, और जो धार्मिक काम है, दोनों जो है इसका कॉम्बिनेशन हुआ जब इस्लामिक राज्य का उदय हुआ मोहम्मद साहब के नेतृत्व में। तो मिक्सिंग ऑफ पॉलिटिक्स विथ रिलीजन, ये इस्लामिक राज्य का सबसे पहला विशेषता था, और यहीं से कैलिफट की या खलीफा की उत्पत्ति होती है। ये पहला खलीफा मोहम्मद साहब के बाद में अबू बकर था। और सबसे पहले जो 4 खलीफा के पीरियड के दौरान उनकी राजधानी मदीना में था।
उसके बाद में जब उमैयाद डायनेस्टी का उदय हुआ तो उनकी राजधानी डेमस्कस में, जो दमिश्क बोलते हैं हिंदी में, और आजकल सीरिया की राजधानी है, वहां पर था। इसके बाद में कुछ दिनों के लिए कूफा भी हो गया, और इसके बाद में 750 एडी में अब्बासिद डायनेस्टी का उदय हुआ, और इनकी राजधानी थी बगदाद। जो आजकल इराक की राजधानी है। इसके बाद में 1258 ईस्वी में हलाकू खान ने पूरे बगदाद को सैक कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया, और वहां के जो खलीफा थे, मतलब अब्बासिद डायनेस्टी के अंतिम खलीफा, उसका नाम था अल मुस्तमीन। इसको मार दिया गया हलाकू खान के द्वारा, जो कि चंगेज खान का ग्रैंडसन था। और हलाकू खान ने अब्बासिद डायनेस्टी के खलीफा अल मुस्तमीन को कुचल के मार दिया था, और पूरे बगदाद को उन्होंने बर्बाद कर दिया। इसके बाद में उसमें से ही कुछ लोग भाग करके इजिप्ट में जाकर के उन्होंने फातिमिद डायनेस्टी का गठन किया, मतलब मोहम्मद साहब के बेटी के नाम पर। मोहम्मद साहब की बेटी का नाम था फातिमा। और यहां उन्होंने कैलिफेट का स्थापना किया, लेकिन फातिमिद डायनेस्टी के जो कैलिफेट थे, अपने खलीफा थे, वो नाम मात्र के लिए खलीफा रह गए थे। असली ताकत जो है वो मामलुक टर्क्स के साथ में था। सारे सत्ता मामलुक टर्क्स ने अपने हाथ में ले लिए थे। लेकिन 1517 ईस्वी में ओटोमन राज्य के किंग ने फातिमिद डायनेस्टी को खत्म कर दिया, और जो वहां का जो खिलाफत था, जो कैलिफेट था, जो वहां किंग, उसको अपने आप में समाहित कर लिया। मतलब ओटोमन सुल्तान्स बिकेम कैलिफ ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड सिंस 1517, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद 1923 में एडी में इसको खलीफा के संस्था को समाप्त किया गया। दोस्तों, खलीफा का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया, कि रिलीजियस और जो पॉलिटिकल है, दोनों पावर एक ही व्यक्ति में समाहित होता है। और इस्लाम में इस बात को रेखांकित किया गया है कि सारे जो मुस्लिम हैं थ्रू आउट वर्ल्ड, ट्रांसेंडिंग कास्ट, क्रीड, कलर, रीजन, ऑल मुस्लिम्स आर ब्रदरन। और इस कंसेप्ट को बोलते हैं उम्मा। इस प्रिंसिपल ऑफ उम्मा के आधार पर सारे मुस्लिम, चाहे वो अफ्रीका के हों, चाहे वो हिंदुस्तान के हों, चाहे वो अमेरिका के हों, सारे मुस्लिम एक हैं। और उनकी शासन व्यवस्था भी खलीफा के द्वारा किया जाएगा। और खलीफा क्या था? पॉलिटिकल और रिलीजियस हेड था। तो दोस्तों,
इस पीरियड में हम देखते हैं कि मुगलों ने खलीफा को चुनौती दे दिया। उन्होंने खलीफा को माना ही नहीं। क्यों नहीं माना? और खास करके ओटोमन एम्पायर को के सुल्तान को तो खलीफा मानने से इनकार कर दिया। इसका रीज़न क्या था कि आप जानते हैं कि मुगल पिता की तरफ से, पैटर्नल साइड से वो तैमूरलंग के संतान थे और मदर साइड से ग्रेट वॉरियर चंगेज खां मंगोल के संतान थे। और उनको पता था कि 1402 ईस्वी में तैमूरलंग ने ओटोमन सुल्तान बायजीद फर्स्ट को हराया था बैटल ऑफ एनाटोलिया में। बैटल ऑफ इन 1402 और इनको अपने कैप्टिविटी में ही मार दिया था। तो इस तरह से मुगलों का ये कहना था कि हम उनसे सुपीरियर हैं और इसलिए हम उनको खलीफा क्यों माने। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पूर्व के वीडियो में मैंने कहा था कि दिल्ली सल्तनत के समय हर एक सुल्तान यह चाहता था केवल अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी को छोड़ करके बाकी सारे सुल्तानों ने खलीफा से लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर, इसको कैसे बोलेंगे, लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर फ्रॉम कैलिफ। सभी सुल्तानों ने खलीफा से मान्यता प्राप्त करने का लेटर, इन्वेस्टिचर मतलब मान्यता कि आप भी वहां के सुल्तान हैं, आप ही वहां के किंग हैं, यह मान्यता जो है वो प्राप्त किया था केवल अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी को छोड़ करके। लेकिन मुगलों ने कभी भी ओटोमन एम्पायर के सुल्तान जो कि खलीफा भी थे उनसे कभी भी लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर प्राप्त नहीं किया। इसका मतलब केवल मोरल ऑथोरिटी था, हालांकि लीगली इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। और सुल्तान दिल्ली सल्तनत के पीरियड में भी वो अपने आप में स्वतंत्र थे, ऑटोक्रेट थे, वो अपना मन के काम करते थे। केवल लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर प्राप्त करने का एक मकसद ये था कि उनका मॉरल ऑथोरिटी बढ़ सके और जनता में, और खास करके जो रिलीजियस लीडर्स थे, उलेमा, काजी और मौलवी, मुल्ला, सूफी संघ, इनके बीच में इनकी जो रिकॉग्निशन है या लेजिटिमेसी वो बरकरार हो सके। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि उस पीरियड में इन जो रिलीजियस लीडरों के नाम हमने बताए हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे और उनका प्रभाव भी राजकाज में बहुत ज़्यादा था। तो इन रिलीजियस लीडरों के बीच में अपनी मॉरल ऑथोरिटी साबित करने के लिए दिल्ली के विभिन्न सुल्तानों के द्वारा खलीफा से मान्यता प्राप्त करने का लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर प्राप्त किया जाता था। और कुछ जो खलीफा के नाम का खुतबा भी जो पर फ्राइडे को, शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के समय में उनको भी पढ़ा जाता था। तो ये दो बातें थी। लेकिन मुगल थ्योरी ऑफ किंगशिप में हम देखते हैं कि मुगलों ने इस प्रकार का कोई काम नहीं किया। वो अपने आप को ओटोमन साम्राज्य से ज़्यादा मानते थे, ज़्यादा ताकतवर भी थे, तो इसीलिए उनको कोई वैल्यू नहीं किया। दोस्तों आप जानते हैं कि इस पीरियड में जब मुगल का शासन हिंदुस्तान में था, 1526 से शुरू हुआ, उस समय में मुस्लिम वर्ल्ड में 3 इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर थे। वो कौन कौन थे? मुगल इन इंडिया,
सफाविद इन ईरान, सफाविद डायनेस्टी इन ईरान, और तीसरा ओटोमन एम्पायर इन टर्की। और एक चौथा फैक्टर भी था, उज़्बेक्स। आज की तारीख में उज़्बेकिस्तान बोलेंगे, जो ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल स्टेट हो गया था अकबर के समय में। तो इस तरह से चार इंपॉर्टेंट मुस्लिम पावर थे उस पीरियड में, जिस पीरियड की हम अभी व्याख्या कर रहे हैं। तो जो मुगलों का जो पॉलिसी क्या था उसके बारे में हम बताते हैं। नॉन इंटरफ्रेंस इन द पॉलिटिक्स ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 1577 में अब्दुल्ला उज़्बेक, अब्दुल्ला खान उज़्बेक ने अकबर को एक प्रस्ताव दिया था कि दोनों मिलकर के सफाविद डायनेस्टी या सफाविद एम्पायर को पार्टीशन कर लेते हैं, दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। लेकिन अकबर ने इसको महत्व नहीं दिया। बेसिक पॉलिसी ये था मुगलों का कि उन्हें मुस्लिम वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में अपने आप को उलझाना नहीं है। उनका जो फॉरेन पॉलिसी था वो मैक्सिमम ये था कि कंधार, बल्ख, बदखशां, इन वहाँ तक जो है मुगल साम्राज्य का सीमा वहाँ तक रहे, और ताकि काबुल जो आजकल अफगानिस्तान की राजधानी है उस पर किसी प्रकार का विदेशी आक्रमण नहीं हो पाए। तो ये उनका फॉरेन पॉलिसी था, और इसीलिए उन्होंने कभी भी सफाविद एम्पायर में हस्तक्षेप नहीं किया, जो कि एक पर्शियन एम्पायर था, और सेंट्रल एशिया की राजनीति में भी दिलचस्पी नहीं लिया, जबकि अब्दुल्ला उज़्बेक उस समय बहुत ज़्यादा ताकतवर बादशाह के रूप में सेंट्रल एशिया में उभर गया था। और ओटोमन एम्पायर के जो सुल्तान, जिसको कि खलीफा भी बोलते हैं, उसमें भी उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं लिया। तो इस तरह से पूरी तरह से नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द मुगल्स इन द पॉलिटिक्स ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड रहा, और जिसके कारण इसका जो इफेक्ट रहा वो बहुत अच्छा रहा। मुगल साम्राज्य में 200 वर्षों से अधिक समय तक अस्थायित्व रहा, और अस्थायित्व होने के कारण प्रॉस्पेरिटी या संपन्नता भी बढ़ी, क्योंकि हम जानते हैं कि दोस्तों हम जानते हैं कि 1600 एडी में जब अकबर का शासनकाल था, उस समय में हिंदुस्तान का जीडीपी 22% ऑफ द वर्ल्ड हो गया था, और यही जीडीपी 1700 एडी में जाकर 24% ऑफ द वर्ल्ड हो गया, माने 1/4 के लगभग। और इसका जीडीपी चाइना से भी ज़्यादा हो गया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुगल काल में हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति कैसी हो गई थी। और इसका एक ही रीजन था कि जो विदेशी आक्रमण, खून खराबा, लूट खसोट, जो हमने तैमूर लंग के समय में देखा, 1398 में उन्होंने तुगलक डायनेस्टी को ध्वस्त कर दिया। उस तरह से हमने नादिर शाह के समय में 1739 ईस्वी में देखा।
और उसके बाद में हमने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में देखा किस तरह से अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली को लूटा, मराठाओं को कत्ल किया, लाखों मराठा कत्ल हो गए। तो ये सब इतने बड़े बड़े पैमाने पर जो लूट खसोट हुआ, और आपको मालूम ही है कि मोहम्मद महमूद गजनी ने किस तरह से सोमनाथ मंदिर और विभिन्न प्रकार के इलाकों का लूट खसोट किया था। हजारों करोड़ों की संपत्ति अपने साथ में गजनी ले गया था। मोहम्मद गोरी ने भी इसी तरह का काम किया था। तो जो हिंदुस्तान में जो विदेशी आक्रमणकारियों के जो लूट खसोट जो चलते रहे हैं, उससे मुगल साम्राज्य अछूता रहा। और अपने चरमोत्कर्ष के पीरियड में खास करके 1526 से लेकर के 1730 तक, माने 1739 से पहले तक, नादिर शाह के आक्रमण तक हिंदुस्तान में भी कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। और इसके कारण हिंदुस्तान की आर्थिक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और जैसे कि मैंने बताया कि 1600 AD में जब अकबर जिंदा था, अकबर 1605 ईस्वी में मरा, तो जीडीपी था 22%, ओनली सेकेंड टू चाइना। और जब 1700 AD में जीडीपी था 24%, 24% ऑफ द वर्ल्ड, माने 1/4 ऑफ द जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कहने का है कि पूरे यूरोप का, ब्रिटेन का मिला करके भी उतना जीडीपी नहीं था उन लोगों का जितना कि अकेले इंडिया का था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के दौरान हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी थी। और यह आर्थिक स्थिति अच्छी होने का मुख्य कारण था, एक तो शांति व्यवस्था कायम रखना, दूसरा ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा देना, तीसरा जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम था जिसके बारे में अभी हम बताने जा रहे हैं आपको, उसको उन्होंने कैश ओरिएंटेड कर दिया। दोस्तों, जैसा कि आप इसके बारे में हम डिटेल में और बताएंगे कि जो किसानों का जो उपज का जो भाग मुगल साम्राज्य का होता था, मुगल शासन का होता था, और 1/3 या कभी कभी 1/2 भाग, उसको उन्होंने काइंड में नहीं लिया, उन्होंने कैश में लिया। और इसके कारण ये हुआ कि जो किसानों का जो आर्थिक स्थिति था या उनके जो उपज थे वो सीधे डायरेक्ट मार्केट से लिंक हो गए। मार्केट से लिंक होने के कारण से ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा मिला। इसके अलावा उन्होंने हिंदुस्तान के चारों तरफ अच्छे अच्छे रोड बनवाए ताकि यातायात सुगम हो। और उस पीरियड में उन्होंने नेवी का भी विकास किया, जहाज का विकास किया। तो हिंदुस्तान के जहाज अरब सागर तक, लाल सागर तक जाते थे और वहाँ पर व्यापार वाणिज्य करते थे। जहाँ आरा जो शाहजहाँ की पुत्री थी, उनको तो अपना जहाज था और उनको प्रत्येक वर्ष 30 लाख रुपए की आमदनी होती थी। और उनका जहाज मक्का तक भी जाता था और सामान लेकर के वहां पर जो गरीब गुरबा और जो हज यात्री जो जाते थे वहां पर उनको खाना खिलाने का भी खर्चा जहां आरा उठाती थी। ये भी जानकारी हमें प्राप्त है। तो इस तरह से मुगलों ने आर्थिक संपन्नता पर विशेष रूप से ध्यान दिया। रेवेन्यू पॉलिसी के बारे में हम इसके बाद बताएंगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो था थ्योरी ऑफ सुलह कुल
सुलह कुल, इसका मतलब क्या होता है कि द पॉलिसी ऑफ कंसिलिएशन। अकबर ने यह ईजाद किया था और उसने बताया था कि मैं किसी व्यक्ति विशेष का या किसी धर्म विशेष का मैं बादशाह नहीं हूं, मैं सभी धर्मों के, सभी व्यक्तियों के, लोगों का बादशाह हूं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, समाज के हों, क्षेत्र के हों, उन पर जो उनकी कृपा दृष्टि सब पर बराबर रहेगी। और इसीलिए उन्होंने सुलह कुल की पॉलिसी एडॉप्ट किया। इसके दो आधार थे। पहला क्या था? रिलीजियस पॉलिसी। अकबर ने एक जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बाबर ने और हुमायूं ने इस प्रकार की सुलह कुल की नीति नहीं अपनाई थी। हुमायूं तो ज़्यादा समय नहीं मिला क्योंकि उनको 15 साल तक निर्वासन का जीवन व्यतीत करना पड़ा और 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में युद्ध होने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ज़्यादा रेस्टोरेशन ऑफ एम्पायर तो हुआ लेकिन वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाए। साल भर के अंदर ही एक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। बाबर भी मात्र 4 साल तक जिंदा रहा। 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और वो कट्टर एक सुन्नी मुसलमान था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 युद्ध में उन्होंने जिहाद का उपयोग किया था और अपने फौज को उत्साहित किया था। लेकिन अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई और उसका जो आधार था वो 2 था। पहला था रिलीजियस पॉलिसी और दूसरा था राजपूत पॉलिसी। रिलीजियस पॉलिसी के द्वारा उन्होंने उलेमा, मुल्ला, मौलवी, इनके जो पावर थे उस जमाने में, जो दिल्ली सल्तनत के पीरियड से चलते आ रहे थे, उसको उन्होंने कमजोर किया और दे वेर पुट सबसर्विएंट टू द मुगल इम्परेटर्स। ये कैसे हुआ? सबसे पहले अकबर ने जजिया टैक्स को खत्म कर दिया 1562 ईस्वी में। जजिया, पॉल टैक्स जिसको यात्रा कर बोलते हैं, स्टाम्प ड्यूटी ऑन हिंदूज। तो जजिया कर मुस्लिम राज्यों में मुस्लिमों के इतर जो दूसरे धर्मावलंबी होते थे उन पर जजिया टैक्स लगाया जाता था, जिसका आकार 2.5 था। लेकिन यह बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी था, भेदभाव पर आधारित कर था। तो सबसे पहले अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। उन्होंने पोल टैक्स या पिलग्रिमेज टैक्स को खत्म कर दिया। उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी, पहले स्टाम्प ड्यूटी मुसलमानों पर नहीं लगता था बाबर के समय में और हिंदुओं पर लगता था, अकबर ने इसको भी खत्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने विभिन्न राजपूत राजाओं के बेटियों के साथ में शादी रचाया, मैंने मैट्रिमोनियल अलायंस किया। दूसरा वैवाहिक संबंध। तीसरा, जो हिंदू समाज में बहुत सारी कुरीतियां आ गई थी उसको भी सुधार करने का प्रयास किया। हालांकि उसमें वो सफल नहीं हुए, लेकिन जैसे कि
सती सिस्टम को बैन किया, विडेव विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया, और तीसरा चाइल्ड मैरिज को बंद करने का प्रयास किया, जो खास करके हिंदुओं में बहुत ज़्यादा ये तीनों सामाजिक बुराइयां उस जमाने में प्रचलित थी, उसको नियंत्रित करने की कोशिश किया। हालांकि अकबर इसमें ज़्यादा सफल नहीं हुए, लेकिन उनका यह एक सत प्रयास था। इसके अलावा उन्होंने 1572 में फतेहपुर सीकरी, जो उस समय उनकी राजधानी थी, वहां पर उन्होंने इबादत खाना का आयोजन किया। ये कोई यहां पर कोई पूजा पाठ नहीं होता था, बल्कि विभिन्न धर्मावलंबियों के जो विशिष्ट लोग थे, खास करके जैन, हिंदू, बुद्धिस्ट, पारसी, ईसाई, यहूदी, इनके जो धर्मावलंबी थे, जो रिलीजियस गुरु थे, जो प्रिसेप्ट थे, उनको बुलाया और उनसे जो है ना वाद विवाद (1572 नहीं 1575 है) करवाया। और इससे अकबर ने प्रयास किया कि किस धर्म में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, और अंत में उनका यह निचोड़ था, ही केम टू द कंक्लूजन दैट ऑल रिलीजन्स आर गुड एंड ओनली द इंटरप्रिटर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स या रिलीजियस पीपुल इंटरप्रिट रिलीजियस प्रिसेप्ट्स इन देयर ओन इंटरेस्ट, मतलब अपने स्वार्थ के कारण वो इंटरप्रिट करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको जिहाद के बारे में बताया कि किस तरह से मोहम्मद साहब के द्वारा दिए गए वर्ड जिहाद को बाद के मुसलमान शासकों ने दूसरे धर्मावलंबियों को परास्त करने के लिए, परेशान करने के लिए जिहाद का उपयोग किया। और अभी हाल में पाकिस्तान में स्थित जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, जो आतंकवादी समूह हैं, वह हिंदुस्तान पर हमेशा जिहाद छेड़ने का, हमेशा इस वर्ड का उपयोग करते हैं कि हिंदुस्तानियों को खिलाफ में हम जिहाद छेड़ेंगे। तो इस तरह से अकबर इस बात पर निष्कर्ष पर आया कि सभी धर्म अच्छे हैं, सभी धर्मों में जो शिक्षा दी गई है वो सब अच्छे हैं, केवल जो इसके जो इंटरप्रिटर हैं, जो उसकी व्याख्या करते हैं, वो अपने अपने मन के मुताबिक व्याख्या करते हैं और जिससे दूसरे धर्मों को नुकसान पहुंचता है। तो इसीलिए उन्होंने मजहर, माने इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनफैलिबिलिटी डिक्री, ये उन्होंने 1579 में इजाद किया, 1579 एडी में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी दो धर्मों के बीच में किसी प्रकार का कंट्रोवर्सी हो जाए, या एक ही धर्म के बीच में किसी प्रकार का वाद विवाद हो जाए, किसी प्रिंसिपल्स पर विवाद हो जाए, तो अंतिम जो निर्णय जो होगा वो अकबर का होगा। द मुगल emperor will be the final arbiter। मुगल इसका अर्थ यह हुआ
कि जो मुल्ला मौलवी या जो रिलीजियस धार्मिक नेता थे, उनके जो वर्चस्वता राजनीतिक कार्यों में रहता था, उस वर्चस्वता को अकबर ने खत्म कर दिया और दे बिकम सबऑर्डिनेट टू मुगल एम्परर्स। और मुगल एम्परर ने, मुगल बादशाहों ने इन मुल्ला मौलवी और उलेमा को अपने हिसाब से, मतलब जो मुगल साम्राज्य के हित में होगा, अपने हिसाब से उन्होंने समय समय पर फतवा जारी करवाया। इवन औरंगजेब जो एक धार्मिक व्यक्ति था, ही वॉज ए रिलीजियस मैन, ये कट्टर माना ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुसलमान था, उसने भी इस पॉलिसी को हमेशा अपनाया और कभी भी उसने मुल्ला मौलवी या अन्य जो धार्मिक कट्टर नेता थे, उनको कभी भी अपने पर हावी नहीं होने दिया और अपने हिसाब से मुगल साम्राज्य के हित में उनसे फतवा जारी करवाया। दोस्तों, आप जानते हैं कि औरंगजेब ने बहुत सारे जो अकबर की पॉलिसी थी उसको पलट दिया, लेकिन इस मामले में जहां पर मौलवियों का, मुल्लाओं का, उलेमाओं का ऑटोनॉमी या वर्चस्वता का सवाल था, वहां पर औरंगजेब ने भी उनसे कोई समझौता नहीं किया और दे बिकेम सबऑर्डिनेट टू द मुगल एम्पायर। ये सबसे बड़ी विशेषता थी मुगल एम्पायर की। दोस्तों, आप जानते हैं अभी हमने दिल्ली सल्तनत के पॉलिटिक्स के बारे में बताया और आपको बताया कि किस प्रकार से उन्होंने, इन उलेमाओं ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों पर अपना शिकंजा कसा था। केवल अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी को छोड़ करके और कुछ हद तक मोहम्मद बिन तुगलक को छोड़ करके बाकी सुल्तानों पर इन उलेमाओं ने पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ था। और इसी का रीज़न है, इसी का कारण है कि सिकंदर लोदी जो एक अफगान सुल्तान था, माने इब्राहिम लोदी का फादर था, उसने अपने पीरियड में जजिया लगाया था। और ये जजिया क्यों लगाया था? क्योंकि अफगान तो डेमोक्रेटिक स्पिरिट के होते हैं, उनमें एक टाइप ऑफ ओलिगार्की होता है और जैसा कि मैंने उनकी थ्योरी के बारे में बताया कि फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स का उनका प्रिंसिपल रहता है। फिर भी उन्होंने इन धार्मिक कट्टरपंथियों को संतुष्ट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने हिंदुओं पर जजिया लगाया। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से उस जमाने में, सल्तनत काल में भी और मुगल पीरियड में भी इन उलेमाओं का वर्चस्वता धार्मिक और राजनीतिक कार्यों में होता था। इसका मैं एक वानगी और बताता हूं कि जहांदार शाह जो 1713 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम के मृत्यु होने के बाद मुगल बादशाह बना, उसने सबसे पहले दो काम किए। पहला कि उसने जजिया खत्म कर दिया जो औरंगजेब ने शुरू किया था, और दूसरा उन्होंने राजपूतों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चालू किया। इससे खफा होकर के सैयद बंधुओं ने और उसका जो प्राइम मिनिस्टर था जुल्फिकार खान, इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा और जहांदार शाह को लाल किले के अंदर ही उसको कत्ल कर दिया। माने बादशाह बनने के साल भर के अंदर में ही जहांदार शाह का कत्ल हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर था उलेमास मुगलों के समय में और सल्तनत पीरियड में। इसका दूसरा वानगी भी है कि जब वार ऑफ सक्सेशन के दौरान दारा सिकों का, जो शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था, उसका पल्ला भारी था। लेकिन जब
बैटल ऑफ सामूगर हुआ तो उसमें औरंगजेब ने और दूसरे उलेमाओं ने फतवा जारी किया औरंगजेब के पक्ष में कि अगर दारा शिकोह हिंदुस्तान का बादशाह हो गया तो इससे मुसलमानों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे और जो मुसलमान शासन है वो खतरे में पड़ जाएगा। और इसी कारण से बहुत सारे जो मुस्लिम जनरल्स थे वो सब स्विच ओवर कर गए औरंगजेब की तरफ और इस तरह से औरंगजेब की जीत हुई और दारा शिकोह की हार हुई। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर ने रिलीजियस लीडर्स लाइक उलेमास, काजी, मौलवी, मुल्ला, they were all made subservient to the मुगल एम्परर्स। माने सारे रिलीजियस लीडर्स को जो सुन्नी कट्टरवादी थे इनको मुगल एम्पायर के या मुगल एम्परर के अधीन कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा नोवेल फीचर था मुगल थ्योरी ऑफ किंगशिप का। इसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुलह कुल का दूसरा जो पार्ट था वो था राजपूत पॉलिसी। अकबर ने यह देखा कि चूंकि राजपूत हिंदू समाज के पॉलिटिकल लीडर थे और बिना राजपूत के साथ में निश्चित पॉलिसी बनाए हुए हिंदुस्तान में ज़्यादा दिन तक शासन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सल्तनत पीरियड में सैकड़ों विद्रोह राजपूतों के द्वारा किए गए थे। तो उनको अंदाजा था कि बिना राजपूत को पेसिफाई किए हुए, उनके साथ में सुलह कुल की पॉलिसी अडॉप्ट किए हुए कोई भी मुगल एम्परर या कोई भी मुगल शासक ज़्यादा दिन तक हिंदुस्तान में शासन नहीं कर सकता। तो इसके लिए उन्होंने एक निश्चित राजपूत पॉलिसी अख्तियार किया और वो क्या था? पहला कि उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया राजपूत घरानों से, खास करके आमेर, जैसलमेर, बीकानेर के राजपूत शासकों की बेटियों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए। दूसरा, उन्होंने सभी राजपूत राजाओं ने जिनने उनकी सार्वभौमिकता या पैरामाउंसी या सुजरेंटी स्वीकार कर लिया, उसको उन्होंने उसका राज्य वापस कर दिया और संबंधित राजपूत राजा अपने राज्य, जिसको कि जागीर कह सकते हैं, उसको वतन जागीर, उसको इंटरनल मैटर्स में फ्रीडम दे दिया और वहाँ के राजाओं को बड़े बड़े मनसब प्रदान किए गए। जो इम्पोर्टेंट हिंदू राजा थे, राजपूत राजा थे, उनको महत्वपूर्ण स्थानों में, माने साम्राज्य में बैठाया गया, महत्वपूर्ण पदों पर उन्हें बैठाया गया। तो इस तरह से उन्होंने राजपूत राजाओं को पेसिफाई करने के लिए, संतुष्ट करने का प्रयास किया। और इसी तरह से हम देखते हैं कि नवरत्न में जो 9 ज्वेल थे या जेम थे अकबर के दरबार में, उसमें 4 हिंदू थे। वो कौन कौन थे? मानसिंह, जो आमेर के या माने जयपुर के शासक थे और जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ में उनके खिलाफ लड़ा था और मानसिंह ने मुगल फौज का नेतृत्व किया था। दूसरा, बीरबल, इनके बारे में तो घर घर में सबको मालूम है, कहानी किसे। और तीसरा, राजा टोडरमल, जिन्होंने
शेरशाह के समय में भी और अकबर के समय में भी पूरे रेवेन्यू सेटलमेंट का काम किया था, राजस्व व्यवस्था का संचालन किया था। और चौथा, तानसेन, कुछ लोग तानसेन को मुस्लिम भी कहते हैं। तो इस तरह से अकबर के दरबार में ये लोग बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पदों पर थे। तो इस तरह से राजपूत राजाओं को जिन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार की थी, उनको महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया, उन्हें मनसब प्रदान किया, उन्हें उसके बदले में जागीर दिया, और जो वतन जागीर के वो काबिज रहे। लेकिन जिस राजपूत राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, उसके साथ उन्होंने युद्ध भी किया, उन्हें परास्त किया। जैसे कि मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप से उनकी युद्ध काफ़ी वर्षों तक चलती रही, और जैसा कि हमने बताया कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल फौज ने महाराणा प्रताप को हराया था, वो बाल बाल बच गए थे। बाद में जाकर के 1616 में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के साथ में जहांगीर ने समझौता किया था। तो इस तरह से राजपूत पॉलिसी बहुत ही कारगर पॉलिसी सिद्ध हुआ, और इसके दो फायदे हुए। एक तो जो मुगल दरबार में जो नोबल्स थे, खास करके विदेशी नोबल, पर्शियन, उज्बेक या मुगल, जो उनके रिश्तेदार सेंट्रल एशिया से आए थे, या अफगान, इन नोबल्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए राजपूत पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ। और इस सफल पॉलिसी का एक से एक धुरंधर राजपूत जनरल्स मुगल साम्राज्य को प्राप्त हुए, और जिनने मुगल साम्राज्य को बढ़ाने में, उसके विस्तार में अपनी अहम भूमिका निभाई। जैसे कि मान सिंह और जय सिंह, बाद में महाराजा जसवंत सिंह मारवाड़ के। तो इन राजपूत जनरल्स ने मुगल साम्राज्य को विस्तार करने में, उसके सीमा को बढ़ाने में बहुत ही कारगर भूमिका निभाई। इस राजपूत पॉलिसी को औरंगजेब के समय में बहुत कुछ कमज़ोर कर दिया गया था, और जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह को राजा मानने से इनकार कर दिया था। बाद में औरंगजेब के मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम के समय में अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक नियुक्त किया गया, उन्हें मान्यता प्रदान की गई। जो अकबर का रिलीजियस पॉलिसी था, उसको बहुत हद तक औरंगजेब ने उसको पलट दिया। जैसे उन्होंने जजिया टैक्स लगा दिया, उन्होंने पोल टैक्स लगा दिया, बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया, जैसे कि बनारस में और मथुरा में, उज्जैन में बहुत सारे मंदिर को उन्होंने दान भी दिया। लेकिन इन टोटल उनकी छवि एक हिंदू विरोधी सम्राट के रूप में प्रचलित हो गई, और जो मुगल राजवंश के लिए, मुगल एम्पायर के लिए एक खतरनाक साबित हुआ। और इसी कारण से मुगल साम्राज्य का पतन धीरे धीरे होता गया। राजपूतों के प्रभाव मुगल दरबार में हटने के बाद जो अफगानी, पर्शियन या जो दूसरे सेंट्रल एशियन जो नोबल्स थे, वो पूरी तरह से मुगल सम्राट को अपने शिकंजे में ले लिया। तो जो काउंटर वेट का जो फायदा मुगल सम्राट को मिलता था, वो फायदा मिलना कम हो गया। और यही कारण था कि जब जहांगीर शाह की लाल किले में मृत्यु हुई थी, तो उस समय में राजपूत सरदार उनको बचाने के लिए नहीं आया। एक भी राजपूत सरदार अजीत सिंह दिल्ली में रहते हुए वो उनको बचाने नहीं आया।
अपने फौज को न्यूट्रल रखा। तो इस कारण से हम देखते हैं कि जो सुलह कुल की जो पॉलिसी थी वो कुल मिलाकर के बेहद ही सफल सिद्ध हुई और करीब 200 वर्षों तक मुगल हिंदुस्तान पर काबिज रहे, उन्होंने सत्ता का संचालन किया। यह संभव तभी हुआ जब अकबर ने सुलह कुल की और पॉलिसी अडॉप्ट किया, जिसको कि उसके पुत्र जहांगीर और शाहजहां ने लगभग अक्षरशः पालन किया। औरंगजेब के समय में उन्होंने अकबर के द्वारा अपनाई गई सुलह कुल नीति को पलटने का प्रयास किया और इसका खामियाजा मुगल वंश को देखना भी पड़ा। इसके बाद दोस्तों एक जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी था, एनदर फीचर ऑफ थ्योरी ऑफ किंगशिप वाज इंपीरियलिस्टिक डिजाइन ऑफ मुगल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मुगलों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि केवल पानीपत युद्ध में जीत से बाबर को हिंदुस्तान का राज्य नहीं मिल गया, उनकी सत्ता अभी भी बहुत कमजोर थी और उनको राजपूतों और अफगानों से और देश के अन्य ताकतवर लोगों से चैलेंज मिलता रहा। लेकिन उन्होंने बारी बारी से राणा सांगा, मेदिनी राय और अफगान, जो कि मैंने अभी बताया, इन तीनों को परास्त किया और उसके बाद ही उनकी सत्ता उत्तर भारत में स्थापित हो पाई। तो इसी पॉलिसी को अकबर ने भी जारी रखा और उन्होंने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिज रेन उन्होंने मालवा, गुजरात, बंगाल, पंजाब, सिंध और साउथ में खानदेश, बरार और अहमदनगर को मिला लिया। और बाद में औरंगजेब के पीरियड के दौरान बीजापुर और गोलकुंडा को भी अपने अधीन कर लिया। इस तरह से मुगलों ने पूरे हिंदुस्तान में, जो आज की तारीख में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये पूरा जो इलाका है उस पर अपना एक छत्र स्थापित किया। ये जो स्पेशल फीचर ऑफ किंगशिप था, उसके पीछे जो असली ताकत था वो था मिलिट्री। और मिलिट्री के संगठन में, उनके रखरखाव में मुगलों ने कभी भी कोई समझौता नहीं किया जब तक वो ताकतवर थे, खास करके 1720 एडी तक। तो इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। मुगल आर्मी और ऑर्गेनाइजेशन या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मनसबदारी सिस्टम, इसके बारे में हम बताएंगे। और अंत में मैं बताना चाहता हूं कि जो थ्योरी ऑफ किंगशिप जो मुगलों का था, उसका जो असली कैरेक्टर था वो था मिक्स ऑफ टर्को पर्शियन, इंडियन कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स ऑफ दिल्ली सुल्तान। जैसा कि हम अभी आपको बताने जा रहे हैं कि जो थ्योरी ऑफ किंगशिप मुगलों ने इजाद किया था वो टर्क और पर्शियन कल्चर का समावेश था। क्योंकि आप जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया, कि मुगल्स मदर के साइड से, माँ के साइड से चंगेज खां के संतान थे और
पिता के साइड से तैमूरलैन के संतान थे, तो दोनों का मिक्स ब्लड था मुगलों में। तो इसीलिए उन्होंने कुछ जो रिवाज थी, जैसे कि मनसबदारी सिस्टम, उन्होंने मंगोल मैंने टर्किश से लिया था, और जो रिवाज जैसे कि झरोखा दर्शन, जैसे कि बालकनी में आकर के मुगल सम्राट जनता को दर्शन देते थे, और दीवाने आम में जनता से रूबरू होते थे। जैसे कि आपको मालूम है कि लाल किला में 2 हॉल, बड़े बड़े हॉल हैं, दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने खास में जो साम्राज्य के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे, सत्ता का संचालन वहाँ से दीवाने खास से होता था, और दीवाने आम में जनता से रूबरू मिलने जुलने का कार्यक्रम मुगल बादशाहों के द्वारा किया जाता था। इसी तरह से झरोखा दर्शन के तहत में प्रत्येक दिन मुगल बादशाह बालकनी में आकर के जनता को दर्शन दिया करते थे। इसी तरह से मुगल बादशाहों ने पर्शियन ट्रेडिशन, खास करके सिजदा, इसको अंग्रेजी में प्रोस्ट्रेशन कहते हैं, मतलब जमीन पर लेट जाना, बादशाह के सामने जमीन पर लेट जाना, पाबोस, जिसमें कि बादशाह को चूमना या टचिंग द फीट ऑफ एम्परर, या जमीनी बस, इसमें बादशाह के सामने जमीन को चूमना, माने जनता के द्वारा जमीन को चूमना, लिकिंग या द ग्राउंड। और ये फैशन अभी भी चल रहा है पाकिस्तान में, जहाँ पर कि अगर कोई क्रिकेटर जीत जाता है या सफलता कोई प्राप्त होती है तो वो जमीन को चूमने लगता है। तो ये ट्रेडिशन अभी भी चलता आ रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुगलों ने बहुत सारे जो किंगशिप के जो फीचर्स हैं उन्होंने मंगोल से, पर्शियन से और यहाँ के हिंदुस्तानी कल्चर से प्राप्त किया था। और अभी जो हम बताने जा रहे हैं उसमें जब हम स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट और उसके फंक्शन के बारे में जब बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत के समय में जो प्रशासनिक व्यवस्था इवॉल्व हुआ था, डेवलप हुआ था, उसको बहुत सारे प्रशासनिक जो एपरेटस थे, जो प्रशासनिक जो व्यवस्था थी, उसको मुगलों ने किस प्रकार से उसको अपने राज्य व्यवस्था में शामिल किया। इतना ही नहीं, उन्होंने शेरशाह के द्वारा जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो लागू किया गया था, बहुत सारे जो उसके अंश थे उसको भी उन्होंने अपने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि जो मुगल राज्य व्यवस्था है वो काफ़ी ब्रॉड बेस्ड हो गया था। सल्तनत के पीरियड में वो केवल एक धर्म विशेष का शासन था, कट्टर मुसलमानों का शासन था, उलेमाओं का पूरा वर्चस्व था। लेकिन मुगल पॉलिटी के दौरान ये पॉलिटी ब्रॉड बेस्ड हो गया, और इसका जो फैक्टर था वो ये था कि सभी को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अन्य धर्म के हो, सभी को
मुगल पॉलिटी में, मुगल राज व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान मिलने लगा।